जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपसे कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि हम एक अगले वीडियो के साथ उपस्थित होंगे 20 मिनट में। तो एक अगला वीडियो है आपके सामने जिसका नाम है पवने। दरअसल आज का ये जो वीडियो है पवनों का, इसमें आप दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको, इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर भी चीज़ें आती रहेंगी। और उसका कारण ये है कि डाटा है बहुत सारी पवनों के नाम है, और मैं चाहता हूं कि अगर बोर्ड पे किसी को दिखाई ना दे तो कम से कम वो स्क्रीन पर देख पाए अच्छे से, इसलिए। तो देखिए आप, पवने कुल मिलाकर सबसे पहले तीन भागों में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले प्रकार की पवने हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्थायी पवने, या कई और नाम हैं जैसे स्थायी पवने या सनातनी पवने भी कहते हैं। ये मतलब निश्चित मार्ग में चलती हैं, है ना, पूरे साल। उसके बाद देखो दूसरे प्रकार की जो पवनें होती हैं उन्हें हम एक नाम देते हैं और उन्हें हम कहते हैं मौसमी पवनें। मौसमी यानी कि मौसम के हिसाब से ही चेंज होती हैं, तो ये मौसमी पवनें कहलाती हैं। और फिर हम तीसरे प्रकार की पवनें हैं जिन्हें हम कहते हैं लोकल विंड या स्थानीय पवनें। अब आपको ये करना है कि आप एक बार स्क्रीन पर देखें, आपको अच्छे से इन पवनों के नाम दिखाई देंगे। एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा कि कौन कौन सी पवनें हैं। नाम बहुत सारे हैं, जैसे कोई आपसे कहे, आपने ये पढ़ लिया, किताब में भी पढ़ लिया, फिर भी आपसे किसी ने पूछ लिया ग्राह्य पवनें किन्हें कहते हैं, ग्राह्य पवनें किसे कहा जाता है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। कई बार इंग्लिश और हिंदी में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको मैं बताऊंगा। तो आप एक बार स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखो आ रहा होगा आपके कि सबसे पहले देखो लिखा हुआ प्रचलित पवने या स्थायी पवने या सनातनी पवने। इन्हें याद रखेंगे, स्थायी और स्थानीय में अंतर है। स्थानीय पवने वो अलग है ना, लोकल विंड्स ये स्थायी हैं, तो स्थायी पवने अलग है। तो प्रचलित पवने, स्थायी पवने या सनातनी पवने एक ही बात है, या इसे ग्राह्य पवने भी कहते हैं। देखिए सबसे लास्ट में ग्राह्य पवने लिखा हुआ है, तो ग्राह्य पवने भी कहते हैं इसे। आप इंग्लिश में प्रचलित पवनों को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रीवेलिंग विंड्स। तो प्रीवेलिंग विंड्स, और उसके अलावा निश्चित पवन बोलेंगे, स्थायी पवन या निश्चित पवन तो बोलेंगे इनवेरिएबल विंड्स, और प्लानेटरी विंड्स का मतलब ग्राह्य पवने। तो इनके इंग्लिश वर्जन भी आपको ध्यान रखने हैं इन पवनों के। और ये सब एक ही प्रकार की पवन है जिनके नाम अलग अलग हैं, है ना। और इसमें भी आप देखेंगे कि आगे नेक्स्ट जो है अगली है मौसमी पवने जिसे हम सीजनल विंड्स कहते हैं, और फिर है स्थानीय पवने जिन्हें हम लोकल विंड्स कहते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के तीन प्रकार की पवने हैं। जो आपने स्क्रीन पे देखा वही चीज हमने यहाँ लिखी है, एक ही बात है। इसके बाद देखो फिर इनका भी विभाजन करेंगे। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे स्थायी पवने या सनातनी पवने या निश्चित मार्ग में चलने वाली पवने, है ना, ये देखेंगे। तो अब इन पवनों को देखो कैसे ध्यान रखना है आपको। ये वाली भी तीन प्रकार की हैं। सबसे पहले है ट्रेड विंड्स, है ना, जिनसे हम व्यापारिक पवने कहते हैं इंग्लिश में, व्यापारिक पवने। इनका व्यापार से कोई संबंध नहीं है ना, लेकिन वो ट्रेड शब्द की वजह से लोग व्यापार कह रहे हैं, लेकिन ट्रेड दरअसल जर्मन भाषा का शब्द है। अभी उसे देखेंगे, पहले आप देख लीजिए कौन कौन सी है व्यापारिक पवने हैं। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि व्यापारिक पवने जिन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, स्क्रीन पे आ रहा होगा कि प्रचलित पवने या स्थायी पवने या सनातनी पवने तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले नाम आता है व्यापारिक पवनों का जिन्हें हम ट्रेड विंड कहते हैं। फिर आता है पछुआ पवनों का जिन्हें हम वेस्टर्लाइज कहते हैं। और उसके बाद आता है फिर ध्रुवीय पवने जिन्हें हम पोलर विंड्स कहते हैं। तो कुल मिला के तीन प्रकार की हैं। कौन सी पवने हैं तीन प्रकार की, स्थायी या सनातनी पवने। अब आप व्यापारिक पवनों को देखें। व्यापारिक पवने जिन्हें हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं, ट्रेड विंड्स जिन्हें हम कह रहे हैं। दरअसल ट्रेड जो शब्द है ना वो जर्मन भाषा का शब्द है, और ट्रेड जो निकला है वो ट्रैक से निकला। ट्रैक का मतलब क्या होता है, ट्रैक होता है निश्चित मार्ग। तो निश्चित मार्ग, ट्रैक, और फिर ट्रेड बन गया। तो ट्रेड जो है जर्मन भाषा का है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे व्यापार नहीं है, यहाँ का मतलब क्या है, निश्चित मार्ग पर चलने वाली पवने। तो इसलिए इन्हें दरअसल क्या बोल रहे हैं, ट्रेड विंड कह रहे हैं। आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, पूरी बात हमने सरल शब्दों में लिख दी है। तो लिखा हुआ है देखो कि ये ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। दरअसल पवने ज्यादातर, मतलब सभी पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। तो ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। ट्रेड जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है ट्रैक, यानी कि निश्चित मार्ग में चलने वाली पवने।
ये इन पवनों पर एक बल लगता है, कोरियालिस बल, या उसे आप फेरल का नियम कह सकते हैं कि फेरल के नियम के अनुसार कोरियालिस बल के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी चलती हैं। अतः इन्हें पूर्वा पवने भी कहते हैं, यानी कि इन्हें ईस्टर्लाइज पवने भी कहते हैं। और इस बात को भी देखो ध्यान रखना है आपको कि ये पवने किन अक्षांशों में आपको मिलेंगी। तो आप वो अक्षांश देखो चित्र में ऐसे करके याद रख सकते हैं कि आप अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी में, यानी कि पृथ्वी ये ग्लोब है, इस ग्लोब में 0 डिग्री और यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे भी ऐसी 30 डिग्री साउथ। तो आप कहेंगे कि ये जो पवने हैं, ये पवने 30 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 5 डिग्री साउथ की ओर चलती हैं। यानी कि जो इनकी दिशा होगी वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगी, ये पवने, है ना, इस तरीके से आपको दिखाई देंगी। कौन सी पवने? ट्रेड विंड्स। तो जैसे हमने उसमें लिखा भी है ना कि इनकी दिशा उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी होती है। तो इसका ये मतलब है कि जैसे ही ये पार करती हैं विषुवत रेखा को, वैसे ही क्या होता है, कोरियालिस बल के कारण क्या होती हैं, अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं, है ना। कोरियालिस बल के कारण दाईं तरफ, कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पहुंच जाएंगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाती है, ये बाईं तरफ। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्या कोरियालिस बल के कारण ऐसा होता है। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं व्यापारिक पवने। उसके बाद देखो व्यापारिक पवनों के बाद फिर आगे लिखा हुआ है पछुआ पवने, जिन्हें हम वेस्टर्लाइज, है ना, वेस्टर्लाइज कहते हैं। यानी कि वेस्टर्लाइज का मतलब पछुआ, पश्चिम की ओर से पछुआ पवने बोलते हैं। तो पछुआ पवनों को आप ध्यान से देखें फिर कि ये पछुआ पवने उप उष्ण उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं और इनकी दिशा 35 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ एवं 35 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ के अक्षांशों की ओर होती है ना। तो बहुत सिंपल है इसमें भी कि भाई ये अगर यहाँ पर आप मान लीजिए 65 डिग्री है ना, 65 डिग्री नॉर्थ है, और यहाँ आप मान लीजिए कि ये 65 डिग्री साउथ है ना। तो आपको पता लगेगा कि ये जो हवाएं हैं वो उप उष्ण उच्च वायु दाब से, है ना, निम्न जो उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब है उसकी ओर चलेंगी। यानी कि इनकी दिशा आपको इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ से 65 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 30 डिग्री साउथ से 35 डिग्री साउथ की तरफ आपको दिखाई देंगी चलते हुए। उसके बाद देखिए फिर अगली वाली है जिन्हें हम बोल रहे हैं क्या, पोलर विंड्स। यानी कि उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पोलर विंड को हम क्या बोल रहे हैं, ध्रुवीय पवने। तो ध्रुवीय पवने देखो आप एक बार स्क्रीन पे फिर ध्रुवीय पवनों के बारे में कि जो ध्रुवीय पवने होती हैं वो ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उप ध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं और इनकी जो स्थिति होती है वो उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर होती है। यानी कि बहुत ही सिंपल है कि भाई उनकी दिशा इस तरीके से होगी, है ना, ऐसे। तो अब तक आपने देखिए स्थायी या सनातनी पवनों को 3 भागों में डिवाइड किया। व्यापारिक पवने सबसे पहले, यानी कि ट्रेड विंड्स, है ना। तो मैंने आपसे कहा ट्रेड और व्यापार का यहाँ कोई संबंध नहीं है आपस में, बोल रहे हैं व्यापारिक पवने बोलने लगे ट्रेड के चक्कर में, लेकिन ट्रेड खुद वो वाला ट्रेड नहीं है। ट्रेड किससे, ट्रैक से निकला। ट्रैक का मतलब क्या होता है, निश्चित मार्ग। तो वो व्यापारिक पवने दूसरे प्रकार की कौन सी देखी आपने, तो दूसरे प्रकार की है जिन्हें हम बोल रहे हैं क्या, पछुआ पवने। पछुआ पवनों के बाद आपने क्या देखी, पोलर विंड्स यानी कि ध्रुवीय पवने। 3 प्रकार की पवने देखी। इनमें पछुआ पवनों में बहुत सारे और प्रश्न बन सकते हैं, तो इसलिए पछुआ पवनों यानी कि वेस्टर्लाइज जिसे कहते हैं, वेस्टर्लाइज विंड जो है उनके बारे में आप जरूर देखें कि विषुवत रेखा के ऊपर आपको खूब सारा स्थलमंडल मिलेगा और जब मकर रेखा पे आएंगे तो मकर रेखा तक आते आते स्थलमंडल लगभग खत्म होता जाता है और फिर उसके बाद और नीचे आएंगे 30 डिग्री के आसपास। यानी कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध की। तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें आपको स्थलखंड बहुत कम मिलेगा और स्थलखंड कम मिलेगा इसलिए ये जो पछुआ पवनें चलती हैं इनके मार्ग में कोई चीज नहीं आती, मतलब कोई स्थलखंड नहीं आता है, पहाड़ वगैरह कुछ। तो इस वजह से इनकी गति बहुत तेज होती है और जब गति तेज होती है तो ये बहुत तेज आवाज करती हैं, है ना, चलते हुए बहुत तेज आवाज होती है इन पवनों की। इस वजह से हर अक्षांश पर, मतलब लगभग कुछ अक्षांशों पर इनके नाम बदल दिए गए, इनके नाम रख दिए गए। तो पछुआ पवनों के दक्षिणी गोलार्ध में कुछ नाम है, जैसे आपने सुना होगा गरजता चालीसा, इस तरह के नाम है। तो 40 डिग्री पर, 50 डिग्री पर और 60 डिग्री साउथ यानी कि दक्षिणी अक्षांशों पर इनके नाम क्या होते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। तो अब आप पछुआ पवनों के बारे में देखें कि पछुआ पवनों के विषय में क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पर देखिए आप सबसे पहले, फिर हम उसकी बात करेंगे। देखिए आप स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि
दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री के स्थलखंड ना होने के कारण प्रचंड गति से ये पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें चलती हैं, और इस वजह से 40 डिग्री पर इन्हें एक नाम दिया जाता है। 40 डिग्री का क्या बता रहे हैं हम, 40 डिग्री साउथ यानी कि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनका नाम है गरजता चालीसा, इंग्लिश में कहते हैं रोरिंग फोर्टीज, तो रोरिंग फोर्टीज बोलते हैं। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर इनका नाम हो जाता है प्रचंड पचासा, तो प्रचंड पचासा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑरस 50। और उसके बाद फिर होता है 60 डिग्री पर चीखता साटा यानी कि श्रेकिंग 60, तो चीखता साटा कहाँ पर है, 60 डिग्री पर। तो आपको बस इतना करना है कि आपको हर, जैसे आपसे कहा जाएगा कि पछुआ पवनों को 50 डिग्री साउथ अक्षांश पर क्या नाम दिया जाता है, तो वैसे भी आपको देखो नाम थोड़ा आसान है याद करना, क्योंकि 40 डिग्री पर क्या बोल रहे हैं, 40 डिग्री पर बोल रहे हैं गरजता चालीसा, है ना। 50 डिग्री पर क्या बोल रहे हैं, तो आप कहेंगे 50 डिग्री बोलते हैं प्रचंड पचासा, है ना। तो कोई कठिन नाम नहीं है, आराम से बस इतना करना है कि आपको हर एक डिग्री पर जो पछुआ पवनों के नाम है वो आपको ध्यान रखने हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है। तो अक्षांशों की वजह से ये नाम पड़े हैं, और साथ साथ इस वजह से पड़े हैं कि भाई स्थलखंड नहीं है और बहुत तेज गति से हवाएं चलती हैं, निर्बाध रूप से चलती हैं, बहुत तेज आवाज करती हैं, इसीलिए ये इनके नाम पड़े हैं। तो फिर 60 डिग्री साउथ अक्षांश पर क्या बोलेंगे, चीखता साठा। तो ये 3 नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 3 प्रकार की क्या है, स्थायी या सनातनी पवनें। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, मानसूनी पवनें, जो हमने लिखी थी तीसरे टाइप की मानसूनी पवनें। तो देखो मानसूनी पवनें तो बहुत आसान है। मानसूनी पवनों का मतलब ये है कि ये कभी स्थल खंड से समुद्र की ओर चलती हैं, कभी समुद्र से स्थल खंड की ओर चलती हैं, मानसून के हिसाब से चलती हैं। इन्हें कोई विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ ना। देखिए मैं तो आपको इस पूरे टॉपिक को और अच्छे से डीपली और भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी जो फिलहाल एग्जाम है बच्चों के उस पर ज़्यादा फोकस हो। जैसे जूनियर का है यूपी टेट, सी टेट तो हो गया, यूपी टेट, सुपर टेट, या जो और यूपीएसआई वगैरह जो एग्जाम विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के हैं, यूपी के हैं, उनको लेकर आप ज़्यादा सजग रहें। जो बच्चा इस साल नौकरी ले लेगा वो समझ लो सबसे अच्छा रहेगा, वरना आगे बहुत मुश्किल होगा। अगर ये सरकार रही तब भी, और अगर बदल गई तब भी, क्योंकि बदल जाएगी वो भी सरकार आराम में आएगी कि अरे अब तो बढ़िया है, अब तो 5 साल पक्के हैं। वैसे ये अगर बदल गई, वो ये ही रही मान लो, तो ये और भी ज़्यादा आराम में आएगी कि हमें तो कोई बदल ही नहीं सकता। तो इसलिए रोजगार के नाम पर अभी फिलहाल, है ना, राजनीति हो रही है, तो रोजगार के नाम पर अभी थोड़ा सा आप ये सोचें कि सरकार पहल कर रही है, सरकार को ज़्यादा नौकरियां देने की सोची है सरकार ने कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देंगे तो शायद वोट बैंक बढ़े, तो इसलिए नौकरियों पे फोकस कर रहा है इस साल। तो इस साल अच्छे से तैयारी करो, और वनडे एग्जाम के लिए विशेष तौर से हम वीडियो बना रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि थोड़ा सा ज़्यादा बता दें, जिससे कि मान लो क्वेश्चन कठिन आए तो हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच के पहले ही से वीडियो देखना बंद कर दो कि अरे साहब ये तो सिविल सर्विस वाला बता रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ मैं, इसलिए कम बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन इतना पक्का ही वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल एनफ है। आपने पुराने क्वेश्चन देख लो, आप उठा के उन पुराने क्वेश्चन को आप इन टॉपिक से, इन वीडियो के माध्यम से कर सकते हो। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, मानसूनी पवनों की। तो अभी जैसे मैं बता रहा था, बहुत आसान रखना है ऐसे याद कि मान लो इधर साइड क्या है, समुद्र है, और इधर साइड क्या है, स्थल है। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर स्थल पर, मानसून की बात हो रही है ना, मानसूनी पवन है, यानी कि अगर स्थल पर गर्मी बहुत है, इसका मतलब ये हुआ कि जून का महीना है ना, या जुलाई का महीना है, तो जून जुलाई में क्या होगा, स्थलखंड बहुत तेजी से गर्म होंगे। और जबकि जो समुद्र होते हैं उनकी विशेषता होती है, या पानी जो जल होता है उसकी विशेषता होती है कि जल देर में गर्म होता है, देर में ही ठंडा होता है, और ये क्या है, देर जल्दी गर्म जल्दी ठंडे। तो आपको याद रखना है कि कोई पवन निम्न वायु दाब की ओर बहती है, यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। तो निम्न वायु दाब कहाँ होगा, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होगी। जब स्थलखंड बहुत तेजी से गर्म होते हैं तो वो वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है, और हल्की हो जाती है तो ऊपर उड़ जाती है, यानी कि क्या है, निम्न वायु दाब है वहां पर। और निम्न वायु दाब के कारण क्या होगा, वो जगह खाली हो जाएगी, यानी कि वहां से वायु ऊपर उड़ गई, जगह खाली हो गई। तो जो समुद्र की वायु है या पवन है, वो पवन किधर से किधर बहेगी, उच्च वायु, वहां तो उच्च वायु दाब है, अभी समुद्र इतना गर्म है नहीं इसके मुकाबले, तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन चलने लगेगी, है ना। इसका यही मतलब है कि पवनें जो होती हैं, ये मानसूनी पवनें, वो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलेंगी। इसलिए समुद्र तल से, यानी कि जल से किधर, स्थल की ओर चलेंगी, है ना। और फिर ऐसी स्थल से कब,
जब जाड़े होंगे, ठंड होगी, तो वो ठंड में क्या होगा, है ना, दिसंबर जनवरी के महीने में क्या होगा कि स्थल ज़्यादा तेजी से ठंडे होंगे, जबकि समुद्र मैंने बताया आपको देर में गर्म देर में ठंडा। तो इसका मतलब इधर निम्न वायु दाब होगा, इधर उच्च वायु दाब होगा। तो जाड़ों में आप पवनें किधर चलेंगी, समुद्र वो स्थल से समुद्र की ओर। तो ये मानसूनी पवनें हैं। इसका मतलब ये है कि मानसून कैसे आता है, आप जानते हैं भाई, पवनें जब समुद्र से की नमी लेकर स्थल की ओर आएंगी तो स्थल की ओर आने पर क्या करेंगी, स्थल पर वर्षा करेंगी। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब मानसून की स्थिति होगी, यानी कि कब, जब जून जुलाई की स्थिति होगी। तो आप जानते हैं जून जुलाई में हमारे यहाँ क्या आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है। तो वो इसी वजह से करता है क्योंकि उस समय पवनें किधर बह रही होती हैं, जल से, यानी कि समुद्र से स्थल की ओर। इसलिए इसमें ज़्यादा करना नहीं है, आपको बस इतना करना है कि मानसूनी पवनें क्या हैं जो मैंने आपको समझाई। आपको ध्यान रखना है कि मानसूनी पवनें हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं, है ना। तो बस आपको ये देखना है कि समय कौन सा है, ये गर्मियों का समय है, जाड़ों का समय है, तो आप उसी हिसाब से बता देंगे। आपसे कोई पूछे कि दिसंबर के महीने में मानसूनी पवनें किधर से किधर बहेंगी, तो आप कहेंगे स्थल से समुद्र की ओर। जून के महीने में किधर चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब देखिए तीसरी चीज जो है ना, वो वन लाइनर के हिसाब से, मतलब तीसरे प्रकार की जो पवनें हैं वो वन लाइनर के हिसाब से बड़ी महत्वपूर्ण है। और वो कौन सी है, वो कहलाती है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों का मतलब है कि बहुत सारी पवनों के नाम रख दिए गए हैं स्थानीय तौर पर। जैसे हमारे यहाँ जून के महीने में, मई जून में बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं दोपहर में, तो उन्हें लोग लू कहते हैं। तो ये क्या है, लू जो शब्द है वो दरअसल इधर का, भारत का क्या है, स्थानीय शब्द है या स्थानीय पवन है। कौन सी, लू। इसी तरीके से पूरे विश्व में जगह जगह पर स्थानीय पवनें चलती हैं। तो उन्हीं स्थानीय पवनों को आप एक साथ पूरा डाटा स्क्रीन पर देख लीजिए, और जब मैं आपको बोल बोल के बताऊंगा भी कि इन पवनों का मतलब क्या, कहाँ चलती हैं, किस प्रकार की हैं, और आप याद भी आसानी से कर सकते हैं। स्क्रीन पर अब जो आपके सामने आने वाला है वो क्या है, ये स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनें देखिए आप स्क्रीन पर। तो दोस्तों देखिए आप, स्थानीय पवनों में सबसे पहले लिखी हुई है चिनूक। चिनूक जो है वो यूएसए में बहती है। रॉकी पर्वत है यूएसए में, और रॉकी के पूर्वी ढाल पर बहती है। यानी कि पश्चिम की तरफ तो रॉकी पर्वत के पश्चिम की तरफ तो प्रशांत महासागर है, और पूरब की तरफ क्या है, बृहद मैदान। तो पूर्वी ढाल यानी कि बृहद मैदान में बहने वाली हवा है ये, जिसे हम चिनूक कहते हैं। और चिनूक वहाँ की फसलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे कि यूएसए, अगर यूएसए ऑप्शन में नहीं होगा तो उत्तरी अमेरिका आ सकता है ऑप्शन में। तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है यूएसए, जहाँ पर चिनूक पवन बहती है। फिर आप दूसरी देखिए, दूसरी पवन है जिसका नाम है फॉन। फॉन जो पवन है वो उत्तरी आल्पस पर्वत, यानी कि उत्तरी आल्पस पर्वत कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यूरोप में है। यूरोप में आल्पस पर्वत है, उस आल्पस पर्वत के उत्तर की तरफ, यानी कि आप कहेंगे स्विट्जरलैंड जहाँ पर है। आप जानते हैं स्विट्जरलैंड जो देश है वो दरअसल आल्पस पर्वतों पर ही है। और आप जानते होंगे, आपको अगर ऑफलाइन क्लास आपने पढ़ी है हमारी, तो ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया भी होगा मैपिंग कराते हुए कि स्विट्जरलैंड को यूरोप का फुटबॉल का मैदान कहते हैं, क्योंकि वो इस तरह का बना हुआ है गोलाई में। इसलिए फॉन याद रखनी है। फॉन जो वायु है, पवन है, स्थानीय पवन, वो उत्तरी आल्पस पर्वत में बहती है और स्विट्जरलैंड नामक देश में बहती है। फिर देखिए अगली पवन है सिरोको। बड़ी महत्वपूर्ण है सिरोको, क्योंकि सिरोको कई देशों से बहती हुई जाती है, बल्कि महाद्वीपों में भी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से शुरू होती है और यूरोप तक जाती है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सिरोको जो पवन है वो तेज धूल भरी आंधियां होती हैं, जो सहारा मरुस्थल से बहुत सारी धूल लेकर फिर उसके बाद वो पार करती हैं किसे, वो पार करती हैं भूमध्य सागर को, और भूमध्य सागर को पार करके पहुंचती हैं इटली। यानी कि सहारा मरुस्थल से इटली की ओर बहने वाली पवन है, जिसे हम सिरोको कहते हैं। दरअसल सिरोको पवन के दो नाम हैं। मिस्र में सिरोको को खमसिन कहा जाता है, और जबकि इटली में सिरोको कहा जाता है। तो मिस्र में इसे खमसिन कहते हैं और इटली में क्या बोलते हैं, इसे सिरोको कहते हैं। तो आपको याद रखना है, सिरोको पवन सहारा से इटली की ओर जाती है, और सहारा में इसका नाम खमसिन है, जबकि इटली में इसका नाम क्या है, सिरोको पवन है। तो खमसिन और सिरोको दोनों एक साथ याद रख सकते हैं आप। फिर देखिए अगली पवन है हरमटन। हरमटन जो पवन है वो दरअसल पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, और गिनी के तट पर जब ये बहती है तो बहुत ही नम ऊष्म होती है, मतलब नमी युक्त होती है, और इसके अंदर हल्की ऊष्मा सी होती है, यानी कि गर्म और हल्की पवन होती है। मतलब आप कह सकते हो बहुत अच्छी लगती है। तो गिनी तट पर नम ऊष्मा से जो पवन बहती है ये, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए इस पवन को एक नाम देते हैं और इसे कहते हैं डॉक्टर विंड। तो आपको याद रखना, हरमटन जो पवन है जो पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। आप एक बार स्क्रीन पर जरूर देख लीजिए कि पश्चिमी अफ्रीका का कौन सा भाग
है ना, जहाँ पर ये पवन बह रही है। तो स्क्रीन पर देख देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये पवन किस तरफ बह रही है। फिर देखिए अगली पवन है जिसे हम कहते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल देखो फ्रांस में बहने वाली पवन है ना, फ्रांस में बहती है ये। विली विली ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है और ये ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली पवन है। विली विली ये तो पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है इसका। फिर इस तरीके से जोंडा, जोंडा जो पवन है वो अर्जेंटीना यानी कि दक्षिण अमेरिका में बहती है ना। जोंडा दक्षिण अमेरिका आ सकता है ऑप्शन में, या फिर अर्जेंटीना आ सकता है। फिर अगली है नॉरवेस्टर। नॉरवेस्टर जो पवन है वो न्यूजीलैंड में बहती है, तो इसे याद रखेंगे। इसके अलावा अरब में सऊदी अरेबिया में रेत का एक बहुत तेज तूफान चलता है जिसे हम सिमूम कहते हैं। तो सिमूम जो पवन है वो सऊदी अरब में बहती है। लीबिया देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में है, वहां पर गिली पवन बहती है। देखो लीबिया में गिली, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, एक जैसे हैं थोड़े से। ट्यूनीशिया में जो है वो चिली एक पवन बहती है। देखो चिली चिली में नहीं बहेगी, चिली क्या है एक देश का नाम है, जबकि यहाँ पर चिली क्या है एक पवन का नाम है। तो ट्यूनीशिया जो देश है जो लीबिया के बिल्कुल पड़ोस का देश है या अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है, वहां पर कौन सी पवन बहती है ट्यूनीशिया में? चिली पवन। तो आप बस इतना जरूर करें, बाकी आपका मन है आप और कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर करें जो हमने आपको स्क्रीन पे दिया है। तो इसे देखिए, और पवनों के इस टॉपिक में आपने कई चीज़ें नहीं देखी होंगी, कई महत्वपूर्ण बातें आपने सीखी होंगी, और कोशिश करनी है वही जो मैं बार बार कहता हूँ, सरल से कठिन की ओर। तो अगर किसी को लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा समझाया नहीं कि पवन किधर से किधर बह रही है या कुछ भी, तो ये जानबूझकर भी है कि भाई वीडियो लंबा ना बने और साथ ही साथ आपके काम की बात हो जाए। तो आप काम की बात करें, आप इतना करें, आप दुनिया भर का वो ना करें। जैसे मैंने कई एक दो वीडियो देखे भी है ना यूट्यूब पे, तो उसमें देखा कि बहुत बड़ा बढ़िया सा चित्र बना के फिर पवन को निकाल रहे हैं, पवन निशान लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर वही सिविल सर्विस में IAS में अगर किसी का सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी है तो वो मुझे लगता है वो वैसे करे, है ना, उसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए आपको कतई ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना करें, पवनों के प्रकार, है ना, कौन सी पवन किस नाम से जानी जा रही है, बस उसकी पहचान होनी चाहिए आपको कि ये वाली पवन क्या कहलाती है। जैसे आपसे कोई कहे कि भाई पछुआ पवनें कौन सी हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए पछुआ पवनें कौन सी है, या पोलर विंड कौन सी है ना, या फिर गरजता चालीसा क्या है, या चीखता साटा क्या है। इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो हमने लोकल विंड्स के बारे में अभी जो बताया है आपको, इनके नाम बताए हैं, ये पवन कहाँ बहती है, इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा करना चाहे आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप एक दो चार पवनें और बढ़ा सकते हैं कि ये पवन इस देश में बहती है, लेकिन ये वाली तो करनी है आपको जो मैंने बताई है। इसके अलावा आप और भी पवनें कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वायुमंडल के इस टॉपिक के बाद हम फिर बाद में अभी बीच में एक पॉलिटी के वीडियो बनाएंगे हम कुछ, उसके बाद फिर वायुमंडल से संबंधित जो नाइट्रोजन चक्र और कार्बन चक्र वाला वीडियो है वो बाद में बनाएंगे। तो अभी आप इस वीडियो के बाद यानी कि कल परसों ये जो दिन आएंगे आगे, उसमें आप पॉलिटी के वीडियो जरूर देखें। भाग 5 और भाग 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और मैं पक्का बता रहा हूँ कि आपको कभी दोबारा से भाग 5 भाग 6 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरा शेयर जरूर कर दें। बार बार मैं कहता हूँ तो शेयर करने में तो कोई बुराई नहीं है, आप शेयर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोग देखेंगे, उन्हें भी फ़ायदा होगा, और अगर उन्हें फ़ायदा होगा, क्वेश्चन आ गया तो आपको ही दुआएं देंगे। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।